गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है मुद्रा अपस्फीति या संकुचन। ये मुद्रास्फीति के बिल्कुल उल्टा टॉपिक है, बिल्कुल उसके विपरीत जाने वाला। अब ये कैसी परिस्थिति है? मुद्रास्फीति में वो परिस्थिति थी जहाँ पे मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक थी और उसकी तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम थी, जिसके वजह से वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे थे। क्योंकि लोगों के पास पैसा है परंतु उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए वस्तुएं नहीं हैं। बहुत अधिक पैसा अर्थव्यवस्था में चलन में है। या उसको हमने डिफ़ाइन किया था कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब कि वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा या परिमाण की तुलना में मुद्रा का परिमाण अधिक था। तो इसके बिल्कुल उल्टी परिस्थिति मुद्रा अपस्फीति की है। ये वह परिस्थिति है जहां मुद्रा की पूर्ति मांग की तुलना में कम है। यहाँ बाजार में मुद्रा कम है। इस दशाओं में वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन और रोजगार में गिरावट होती है। क्राउथर के शब्दों में मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात कीमतें गिरती है। आपको वो एग्जाम्पल याद होगा जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर 100 रुपये में 1 डज़न एप्पल आते हैं और अब अगर ये महंगे हो जाते हैं, यानी कि अब 1 डज़न एप्पल ख़रीदने के लिए 120 रुपये, तो 100 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1 डज़न एप्पल और अब 120 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1 डज़न एप्पल। जहाँ एक तरफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एप्पल्स 1 डज़न ही रहते हैं, इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड में 100 रुपये की जगह आता है 120 रुपया। अब इसी को हम उल्टा यदि करें, ये 120 की परिस्थिति से यदि वो 100 रुपये हो जाता है तो उतने ही एप्पल ख़रीदने के लिए अब आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, या उतने ही एप्पल ख़रीदने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। तो पहली वाली परिस्थिति में जहाँ 100 में से वो 120 हो गया था, तो एप्पल 1 डज़न ही है लेकिन आपको पैसे उसके अधिक देने पड़ते हैं। इसका मतलब कि मुद्रा का मूल्य घटता है। लेकिन जब कीमतें 120 से उतरकर 100 रुपये आती है तो अब 100 रुपये में ही आप अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसका मतलब कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात कीमतें गिरती है। तो कीमतों के गिरने से क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य गिरता है, उनका उत्पादन गिरता है और रोज़गार में गिरावट आती है। मुद्रा संकुचन के क्या कारण है? एक और बात आपको मैं बता दूं कि आपको ये लग रहा है कि अगर वस्तुएं सस्ती हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? परंतु सिर्फ वस्तुएं सस्ती नहीं हो रही है, मुद्रा की पूर्ति भी मांग की तुलना में कम है। मतलब कि मुद्रास्फीति वो परिस्थिति थी जहां लोगों के पास पैसे थे और वो वस्तुएं मांग रहे थे, और मुद्रा अपस्फीति वो परिस्थिति है जहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वस्तुओं की मांग कम हो गई है। जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वस्तुओं की मांग कम हो रही है, इसका मतलब नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि वो वस्तुएं बेची ही नहीं जाएगी क्योंकि उनके लिए कोई मांग नहीं है। उत्पादन यदि कम हो जाता है तो इसका मतलब कि जो फैक्ट्रियाँ अभी चल रही है वो बंद होगी क्योंकि उत्पादन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे रोज़गार भी कम हो जाएगा। जब रोज़गार कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। रोज़गार है तो पैसे है, रोज़गार नहीं है तो पैसे नहीं हैं। बचत भी कम होने वाली है क्योंकि पैसे ही नहीं हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो बचत की बात ही नहीं करनी है। और हम अभी जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं उसका असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है, चाहे वो रिच पीपल यानी कि पैसे वाले हो, मिडिल क्लास हो या गरीब लोग हों। इन सभी पर इस परिस्थिति का असर होता है। तो ये परिस्थिति अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ लेके जाती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम होता है, रोज़गार कम होता है, नेशनल आउटपुट कम हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, सेविंग्स कम होगा और ये पूरे एक चक्र चालू होगा जो अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ लेके जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की परिस्थिति हानिकारक है, परंतु फिर भी मुद्रा अपस्फीति मुद्रा अपस्फीति से तो वो अच्छी ही है, क्योंकि कम से कम वो अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ लेके जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति अर्थव्यवस्था को नीचे खींचती है। अब इस तरह के संकुचन होने के कारण क्या है? सबसे पहला है केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति। मुद्रास्फीति के कंट्रोल के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने पढ़ा था कि केंद्रीय बैंक अपना साख नियंत्रित करती है, क्योंकि जितना कार्य मुद्रा का है, मुद्रा है मतलब कि मांग है, तो वही कार्य साख भी करता है। अगर साख है, क्रेडिट है, तो भी वस्तुओं के लिए मांग है। तो केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति, जिसमें ये बैंक दर में वृद्धि करती है। बैंक रेट जब बढ़ जाता है तो केंद्रीय बैंक जो अन्य बैंकों को समय समय पर उधार देती है, उसका रेट वो बढ़ाती है। मतलब कि जिस रेट से केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ब्याज स्वरूप उधार देती है, तो उस रेट को हम बैंक दर कहते हैं। तो जब ये बैंक रेट बढ़ जाता है तो केंद्रीय बैंक से कर्ज लेना बैंकों के लिए महंगा हो जाता है, और क्योंकि बैंकों के लिए कॉस्ट्स बढ़ गई है, उनके लिए ब्याज दर बढ़ गया है, वो अपने कस्टमर्स को जब लोन्स देंगे तो उनके ऊपर भी ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी। जब ब्याज दर बढ़ जाती है तो लोग लोन लेना महंगा हो जाता है, मतलब उतने ही पैसे पर आपको अधिक ब्याज देना पड़ता है, और ये लोन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। लोग सोचते कि इतना ब्याज दर देने से तो अच्छा है कि हम उस वस्तु के बिना रहे लोन न लें। दूसरा कारण है कि खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचना। जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूति बेचती है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा देती है, तो लोग इनके प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। केवल लोग ही नहीं, अनेक संस्था भी इनके प्रतिभूतियों को खरीदती है। तो जब ये प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है जनता द्वारा, तो ध्यान दीजिए कि जो पैसा है वो जनता की तरफ से निकल करके केंद्रीय बैंक की तरफ जा रहा है। अब जब लोगों के हाथ से पैसा जाएगा तो अपने आप ही उस पैसे से वो जो अगर ये प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदते लोग, तो उस पैसे से कोई और वस्तुओं के लिए मांग करते या उसकी बचत करते। अब ये नहीं होगा। इसलिए ये जो दोनों ही रीज़न्स है, इससे मुद्रा का परिमाण कम हो जाता है। वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि। जब वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उनकी कीमतें गिरेगी, क्योंकि मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है और वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। सरकार की गैर स्फीतिकारक नीतियाँ। मुद्रास्फीति की परिस्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार गैर स्फीतिकारक नीतियों को अपनाती है, और इनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाती है। और उस कंट्रोल में आने के बाद एक लिमिट तक अगर सरकार अपने गैर स्फीतिकारक नीतियों को कंट्रोल नहीं करती है, रोकती नहीं है, तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट उसके बाद मुद्रा अपस्फीति का जन्म है। करारोपण तथा सार्वजनिक ऋण। जब सरकार करारोपण बढ़ा देती है, भारी मात्रा में करारोपण होता है, तो लोगों की जो आय है उस पर काफ़ी सारा उनको टैक्स भरना पड़ता है, जिसके वजह से उनके हाथ में जो पैसा बचता है वो कम है। तथा सार्वजनिक ऋण। अब फिर से सार्वजनिक ऋण में वही होता है जो खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचने से होता है। पैसा जनता के हाथ से निकल करके बैंक के या सरकार के हाथ में जा रहा है और मुद्रा का परिमाण कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा के परिमाण में कमी। ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनका भी इम्पैक्ट यही हो रहा था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परिमाण कम हो रहा था, लेकिन जब सरकार चलन में से ही कुछ मुद्रा कम करती है
तो डायरेक्टली मुद्रा के परिमाण में कमी आ जाती है। और अगर स्वर्णमान की परिस्थिति है, स्वर्णमान के अंतर्गत भी यदि भारी मात्रा में सोने का निर्यात होता है तो अपने आप मुद्रा के परिमाण में कमी आती है, और इन कारणों की वजह से मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा के संकुचन की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। ओके, आज की तरफ से आज मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। और बाकी के जो उसके प्रभाव है और उसको नियंत्रित करने के जो नीतियाँ है वो हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बाय बाय गर्ल्स, मेरी तरफ से घर में रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो।